राधे राधे भैया। राधे राधे भैया, राधे आपको राधे। दर्शकों को जय श्री राधे। जय श्री आज राधे। सोमवार पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन की आपको दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। तो हमने पिछली बार चर्चा की थी कि रविंद्र शर्मा गुरु जी की ऊपर जो आप बुक को पब्लिश करना चालू किए हैं। तो जी पिछली बार हमने पहली पुस्तक के बारे में थोड़ा सा परिचय लिया था, जी। भिक्षावृत्ति का। आज हम उसी वार्तालाप को और पुस्तक का परिचय के साथ साथ उस विषय का थोड़ा सा परिचय की जो वार्तालाप है, श्रृंखला है, हम्म। उसको आज आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो जो दूसरी किताब है आपके पास रखी हुई है वो, हाँ 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 उसका नाम थोड़ा अगर आज की पीढ़ी के हिसाब से बात करें तो बड़ा कठिन है। प्रौद्योगिकी है ना। तो दर्शकों के लिए प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी है। डिक्शनरी करने देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरुजी ने जो हमारी भारतीय तकनीक रही है, और अभी मैं पढ़ ही रहा था उस पुस्तक का, मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू किया था। तो उसमें गुरुजी ने बताया है, किताब में लिखा हुआ है कि भारत जो जो मतलब अभी कुछ समय पहले तक मैं भी समझता था, सारे लोग समझते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है। लेकिन इस पुस्तक से एक नई मतलब डिस्क्लोजर जैसा हो रहा है। वो बड़ी आश्चर्यजनक बात, जो भी सुनेगा उसको पहली बार ये लगेगा कि कैसे उद्योग प्रधान देश रहा है। जो गुरुजी के शब्दों में है जी। कि भारत कृषि प्रधान देश कभी नहीं रहा है, हम्म। उद्योग प्रधान देश रहा है, और बिल्कुल उसी की वजह से बिल्कुल। जो है भारत सोने की चिड़िया हम्म। कहलाती रही और रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पुस्तक का ही आश्रय लेके हम्म। आप थोड़ा सा इस विषय में प्रकाश डालेंगे तो बिल्कुल। हमारी समझ थोड़ी सी और गहरी होगी। नहीं बिल्कुल। देखिए क्या है कि गुरुजी जो बात करते थे, हम जब भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय सबकी बात करते हैं तो वो बताते हैं कि सभ्यता, संस्कृति और परंपराएं तीनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन अलग अलग शब्द है ना। सभ्यता के मूल में एक अर्थव्यवस्था होती है, उसके पीछे का क्या काम धाम है, किस तरह से काम चल रहा है। जबकि संस्कृति के मूल में एक सौंदर्य दृष्टि होती है, क्या चीज़ देखने से कौन सी चीज़ सुंदर लगेगी, इसमें अर्थव्यवस्था वाली मामला नहीं होता। और परंपराओं के पीछे एक तत्व होता है, एक एक फिलोसफिकल तत्व होता है, जिसके माध्यम से वो आगे की पीढ़ियों में चलाया जाता है। वो ये तीनों में ये डिफरेंस है। फिर आगे बताते हैं कि सभ्यता में, सभ्यता जो जो कि अर्थ, सभ्यता के मूल में अर्थव्यवस्था होती है, और अर्थव्यवस्था के मूल में उस काल की टेक्नोलॉजी होती है। तो हमारी भारतीय सभ्यता के मूल में जो टेक्नोलॉजी थी उसको वो छोटी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। छोटी टेक्नोलॉजी मतलब जो हमारी कारीगरों के द्वारा होने वाली टेक्नोलॉजी थी, सुनार, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, बंसकार, जुलाहे, अलग अलग तरह के जो लोग रहे हैं, धातु बनाने, बर्तन बनाने वाले, कोयला निकालने वाले, सब तरह के जो लोग रहे हैं, कारीगरी आधारित जीवन शैली जो व्यवस्था रही है, और उस पर जो जिस टेक्निक पे वो काम करते थे, वो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी जो थी, वो टेक्नोलॉजी भारतीय व्यवस्था के मूल में थी। वो कारीगरी वाली जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, जिसको गुरुजी छोटी टेक्नोलॉजी के बारे में करके बोलते हैं, और हम उसको एक कारीगरी प्रधान टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, कारीगरी टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। जबकि आज की व्यवस्था जो हम मॉडर्न व्यवस्था देख रहे हैं, इसमें बड़ी टेक्नोलॉजी, कारखाने वाले जो सभ्यता है, इसमें ये वो सारी चीज़ें हावी हो गई हैं। तो ये जो दो सभ्यताओं का जो मूल अंतर है, भारतीय सभ्यता हमेशा से, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बड़ी चीज़ें नहीं बनी, इतने बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर बने हैं, विशाल विशाल दुर्ग बने हैं, किला बने हैं, किले बने हैं, महल बने हैं, और बहुत बारीक बारीक काम हुआ है। जो ढाका की मलमल के बारे में जो फेमस हुआ करता था कि अंगूठी में से एक साड़ी निकल जाती, अभी भी कुछ जगहों में बनाते हैं वो, अभी भी हाँ सुनने में आता है कि और इतनी महीन होती थी कि 6-6, 7-7, 8-8 परत लगाने के बाद भी एक के ऊपर एक, तो भी वो एक आर पार दिखता था। तो इतनी, तो एक तो बड़ी, इतने विशाल दुर्ग, किले, ये सारी चीज़ें रहे हैं। दूसरी जिसमें जहाज वगैरह भी शामिल है, इतने बड़े बड़े जहाज। और दूसरी चीज़ उसकी फाइनेंस, कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी, बहुत मामूली मामूली चीज़ें भी, ये सब चीज़ें संभव हो पाती थी। और ये उन्हीं सब छोटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से था। ऐसा नहीं है कि उनसे ये सब चीज़ें नहीं हो पाती बड़ी थी, फैक्ट्री तो रही नहीं कभी बिल्कुल नहीं भारत रही में। है। और तो ये देखने वाली पद्धति उस दृष्टि से रहती है कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या रही है, उसकी क्यों, ऐसा नहीं जो इतने बड़े बड़े किले बना सकते थे, इतने बड़े बड़े जहाज बना सकते थे, दुनिया भर की चीज़ें एक्सट्रैक्शन करते थे, धातुएं निकालते थे, धातुएं, कांसा कब से बन रहा है अपने यहाँ पे, पीतल कब से बन रहा है, और पीतल, कांसा, तांबा, मिट्टी, इन सब में क्या अंतर है ये भी जानते थे, उनके गुण विशेष क्या थे। तो कौन सी चीज़ किस में, जैसे तांबा के बारे में, पानी पीने वाला, जब पानी रखने की मुख्य चीज़ होती है, तांबा होती है। खाना रखने वाला जो चीज़ होता है वो रखने वाला तो खैर मिट्टी विट्टी के होते हैं जो, लेकिन जो बनने वाले और ये सारी चीज़ें होते हैं वो कांसे के होते हैं, कसेड़ी जिसको बोला करते थे, हंड्रेड बटलोई जो बोला थे। तो ये सब हमारी
चीज़ें होती थी, तो लोगों ने पहचाना था टेक्नोलॉजी को, उस तरह से जाना था। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए महत्व, गुरुजी इसके बारे में इस पूरी पुस्तक में बात करते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या रही है। जी। 3 प्रमुख लेखों के माध्यम से इसमें समझाने की कोशिश की गई है। पहला लेख जिसका आपने जिक्र किया कि भारत एक उद्योग प्रधान देश, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, जी। जबकि ऐसा कभी नहीं रहा है। जैसे लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, बंसकार, जुलाहे, जितनी कारीगरी जातियां हैं, जी। ठीक उसी तरह से खेती करने वालों की एकमात्र जाति हुआ करती थी, इसको कुनबी, पटेल, कुर्मी, ये सारे चीज जो बोला करते हैं। जी। तो केवल एक ही जाति के लोग थे। आज जिस तरह से चल रहा है कि सब कोई, जिसके पास जमीन है वो किसान है, वैसा कभी नहीं था। एक तो जमीन ही किसी के पास नहीं होती थी, और दूसरी चीज, क्योंकि जमीन जिस तरह से लोहार, सुनार, कुम्हार की जमीन नहीं होती थी, ऐसी किसान की भी जमीन नहीं होती थी। किसान भी गांव की जमीन पे खेती करता था। अच्छा। ये बकायदा 1800 के आसपास में ये अंग्रेजों ने कानून बनाया, उसके बाद से ये सब चीजें चालू हुई। तो ये जो पूरी चीज रही है कि केवल एक जाति के लोग ही कृषि करते थे। और हुआ क्या, जब औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में, जब बड़े कारखाने लगने की पद्धति चालू हुई, ये हुई, तो 2-3 चीजें हुई। हमारे यहाँ एक बहुत पकड़बंद मार्केट था, बहुत ही क्लोज निट मार्केट था। कोई किसी भी कहीं पे जाके सामान नहीं बेच सकता था। हर किसी के घर बंधे हुए होते थे। कुम्हार अपने 40 घरों में ही बेचेगा, सुनार अपने 40 घरों में बेचेगा। एक सुनार दूसरे से, मतलब एक लोहार दूसरे कुम्हार के रोजगार पे कब्जा नहीं कर सकता है, सुनार बढ़ई के रोजगार पे कब्जा नहीं कर सकती, तो है। लेकिन एक कुम्हार दूसरे कुम्हार पे भी कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके भी घर बंधे होते थे, उसके भी घर बंधे होते थे। पिछली बार जब एक वर्कशॉप हुई थी, विजिट के दौरान आप ले गए थे जी कुमार जी के, जी अभी भी जी, ऐसा है कि वो बिल्कुल कुमार के बिल्कुल ग्राहक बंधे हुए बंधे हैं, वो बिल्कुल ग्राहक बिल्कुल इन्हीं से लेंगे। इन्हीं से लेंगे। तो ये पूरा साल भर का उनका रहता था। तो ये इंद्राना में तो सही बोल रहे हैं, अभी भी है ये अभी चीजें। भी है। तो ये उस समय जब ये पूरा बंधा हुआ था, तो कोई भी दूसरा कुम्हार इस इनके जो 40 घर थे उसमें नहीं बेच सकता था। तो जब एक कुम्हार ही नहीं बेच पा रहा है वहां पे, तो बाकी लोगों को तो छोड़ ही दीजिए। इसी गांव का कुम्हार नहीं बेच पा रहा, तो दूसरे गांव के लोग आके बेचना तो और भी असंभव होता था। सही है। तो इस सब के कारण क्या हुआ, अंग्रेजों जब औद्योगिक क्रांति हुई, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट बनना चालू हुए, बड़ी बड़ी मशीनों से, फैक्ट्रीज से, 17वीं 18वीं शताब्दी में। तो उनको बेचने की समस्या आई, उनको अपना सामान बेचना था। इस चक्कर में उन्होंने ये एक नियम बनाया, एक कानून पास किया बकायदा, कि आज से कोई भी अपना सामान कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है, और आज से कोई भी अपना सामान किसी से भी खरीदने के लिए स्वतंत्र है। अदरवाइज ऐसा कोई कानून नहीं था। हमारे यहाँ तो बहुत अलिखित था कानून, लेकिन इतने बंधे हुए थे कि इतने कानून बनने के 200 साल बाद भी अभी तक वो प्रैक्टिस चल रही है। इंदिराना में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके कुम्हारों के घर बंधे हैं, धोबियों के घर बंधे हैं, नाइयों के घर बंधे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के अभी भी घर बंधे हुए हैं। तो ये जो पूरी पद्धति होती थी, तो अंग्रेजों ने बकायदा इसको तोड़ने के लिए सब लोगों को जमीन बांटना शुरू किया। अच्छा। सब लोगों को जमीन बांटना शुरू किया, क्योंकि इनको बेदखल किया अपने औद्योगिक क्रांति से। जो प्रोडक्ट आए, तो जब कुम्हार का सामान नहीं बिकेगा, उसके बदले उनका सामान बिकेगा, तो कुम्हार जाएगा कहाँ? तो इन्होंने इनको जमीन देके उसको बेदखल करके ये किया। और क्यों दी जमीन? क्योंकि औद्योगिक क्रांति में जितना इनपुट लगता था उस समय, कच्चा माल जितना लगता था, वो सारा का सारा कच्चा माल, ज्यादातर 90% जो हुआ करता था, वो एग्री प्रोडक्ट्स ही होते थे ना। नील की खेती में नील लगना है, तो कहाँ से आना है, यही होना है। टेक्सटाइल में जितनी बड़ी टेक्सटाइल उनकी इतनी इंडस्ट्री होती थी, तो उसके लिए जो कपास की खेती होना है, वो कपास आना कहाँ से आएगा, वो भी खेती से आना है। तो इस तरह से ज्यादातर जो चीजें हुआ करती थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, केमिकल उसके ऑप्शंस बहुत नहीं आए थे उस समय। तो उन्हीं चीजों को उन्होंने किया। तो बहुत सारा उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। रॉ मटेरियल के लिए उनको जमीन, खेती मतलब खेत वाली जमीन चाहिए, और खेत वाली जमीन में काम करने वाले लोग चाहिए। तो ये सारे लोगों को एक तो बेदखल किया और इनको उसमें लगाया। उस कारण फिर से इसको, और उन्होंने बोल बोल के प्रमोट किया कि नहीं तो ये तो कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं रहा है। हमारे यहाँ कृषि की कोई भी चीज, अभी भी जो जब हम वर्ल्ड ट्रेड में 225% 30% का हमारा योगदान हुआ करता था, उस दौरान भी जो उत्पादित चीजें होती थी, जो ट्रांसपोरेबल चीज होती थी या ट्रांसपोर्टेड चीजें होती थी, उसमें कृषि उत्पाद ये अनाज वाला जो उत्पाद है बहुत कम होता था। उसमें पुस्तक में ही जिक्र है, और आपने बताया भी था कि पहले तो अनाज बेचे नहीं जाता बेचे ही नहीं जाता था। अन्न बेचना पाप माना जाता था। व्यापार ही नहीं होता। बिल्कुल, अन्न बेचना पाप माना जाता था। अन्न को बेचना कभी अच्छा माना ही नहीं गया हमारे। अन्न है, दूध है, इन सबको बेचे नहीं जी 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 जी। तो ये उस सब के कुछ जो छोटे मोटे चीजें होती थी, वो मसाले के रूप में होता था। मसाला कितना लगता है साल भर का? हमारे घर की जो, जब हम इतना सारा मसाला खाते हैं इंडियंस लोग,
तो 1 किलो हल्दी लगती मुश्किल से, सही है। 1 किलो 2 किलो धना लगता होगा, बस। मिर्ची कितनी लग, तो ये चीज जो बोलते हैं कि मसाले बहुत जाते थे, मसाले जाते थे, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी रहती होगी। तो कृषि उत्पादन में केवल और वो मसाले भी केवल रॉ मसाले नहीं आते, प्रसंस्कृत होके जाते थे, प्रोसेस्ड होके जिसको कहा जाए, तो वो जाते थे। तो ये बहुत ही कम जो हमारा चीज होता था, अन्न अनाज बेचना तो पाप माना जाता था, तो वो चीजें होती नहीं थी। तो ये सारा का सारा हमको जो ठप्पा लगा दिया है कृषि प्रधान कृषि प्रधान कृषि प्रधान, ऐसा हम कभी रहे नहीं। दूसरी चीज, जो वर्ल्ड ट्रेड में हमारा 25% 30% की भागीदारी हुआ करती थी, और ये 1750 तक है, तो डॉक्यूमेंटेड है आप बकायदा। बता रहे थे कि जो धर्मपाल जी के डॉक्यूमेंटेशन, हाँ, मतलब जो धर्मपाल जी ब्रिटिश नहीं, तो अंग्रेजों ने लिखे हैं, अंग्रेजों के अंग्रेजों ने डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेड है, और जो ब्रिटिश लाइब्रेरी से वो बिल्कुल लेके आए बिल्कुल थे। बिल्कुल वो है। और अभी एक रिसेंट स्टडी हुई है, एंगस क्या नाम है उसका, एंगस कुछ करके है, तो उसकी स्टडी हुई है, उसमें भी ये फिर से चीज आया है कि 1750 1760 तक का हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड में योगदान था वो 25% के आसपास था। अभी 25% का योगदान था, तो ये चीजें होती क्या थी, ट्रेडेड वाली चीजें, ये केवल और केवल जो हमारे कारीगरी उत्पाद हुआ करते थे, टेक्सटाइल होता था, उसमें लेदर की बहुत सारी चीज़ें होती थी, स्वॉर्ड्स वगैरह जो लोहे का पूरा सामान है वो जाया करता था, मिट्टी का बहुत सारा सामान है वो जाया करता था। तो जुलाहे हैं, ये आपके बुनकर हैं, लोहार हैं, सुनार हैं, बर्तन हैं, वो जाने वाले स्वॉर्ड्स में मतलब लोहार का पूरा सामान जाया करता था। तो इतनी सारी चीज़ें जाया करती थी, इतनी सारी, ज़्यादातर हमारी ये कुम्हारों की चीज़ें, मतलब ये कारीगरों की चीज़ें होती थी। तो जब वर्ल्ड ट्रेड में हम 25% 30% की भागीदारी जिस चीज के माध्यम से करते थे, वो हमारी कारीगरी टेक्नोलॉजी थी। आज हमको ऐसा लग रहा है कि लोहार से क्या होगा, लोहे के उससे क्या होगा, उससे, क्योंकि हम उतने लेवल तक का प्रोडक्शन अपने इन्हीं कारीगरी चीजों से कर सकते थे, कारीगरी उद्योग प्रौद्योगिकी से, कारीगरी टेक्नोलॉजी से कर सकते थे, लोकल लेवल पे, गांव के स्तर पर। अभी उसके पीछे का कारण क्या था, क्यों हमारे लोगों ने इतना छोटा चीज किया था? क्योंकि देखो, कोई भी चीज जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बड़ी होती जाएगी, उसको ऑपरेट करना उतना कठिन होता है ना। सही है। जिसको आप सरल कर देते हैं बहुत सारी चीजें, कि कोई, तो हमारे कारीगरों के जो कारखाने होते थे वो ऐसे होते थे कि आप कंधे पे उठा के ले लो, बैलगाड़ी में टांग के ले चलो। अब यहाँ हमारे यहाँ पे आश्रम में ही जो लोहा निकाल, आयरन ओर से लोहा निकालने की अगरियों की जो पद्धति हुआ करती थी, भट्टी होती थी, उन्होंने ही बना दी, भट्टी लाने की भी जरूरत नहीं, भट्टी ही यही बना दी। अभी पिछले हफ्ते बोला, अभी 4-5 महीने पहले यहाँ पे हमने लोहारों के साथ एक कार्यशाला की थी, इंटेक के साथ में। अब उसमें 4-5 भट्टियां लगती, तो अब भट्टियां जो बननी थी, जिससे पूरा सब लोहे का काम होना है, कारीगरों नए उत्पादों, नए सब की चीज हो रही, तो भट्टियां कहीं से लाई नहीं गई थी, वो भट्टियां यहीं कहीं बना दी गई थी, छोटी सी मिट्टी लिया, थोड़ा सा ही लिया, थोड़ा सा वो लिया, वो तुरंत उसी में बन गई। एक वीडियो भी हमने थोड़ा सा बनाया था। तो आप आयरन ओर निकालने वाली भट्टियां, फिर उसको गलाने वाली भट्टियां, फिर लोहे के जो जनरल काम करने वाली भट्टियां, ऐसी सारी तरह की जो भट्टियां हैं, लोग तो घर में आप अपने कंधे पे लेके कहीं चल दो। इसीलिए हमारे यहाँ जो बताते हैं गुरुजी कि घर के आंगन में बैठ के लोग आईना बनाते थे, मिरर जो होता है, जो बहुत बड़ी विद्या मानी जा रही है आज, तो कि ऐसे पता नहीं क्या है, तो वो घर में बैठ के बनाते थे। मूर्तियां जो गढ़ते थे, बर्तन जो बनाते थे, घर में बैठ के डाल देते थे। आपको पुराना सामान लेते थे, पीतल वीतल ये सब चीजें, उसके बदले में, ये तो अभी तक चलता है बहुत सारी जगहों पे, अभी तक लोग आते हैं, वो सारे लोग करके चले जाते हैं। मिरर जैसी चीज है, जो आईना जैसी चीज है, शीशा जैसी चीज है, ये घर में लोग बना देते थे। उसमें जो परत चढ़ानी पड़ती है उसकी, तो वो आराम से चढ़ा देते, तो उसके कारण वो सब पूरा, और तो और पुराने आईने को नया भी कर देते थे, उसकी परत को, उसको साफ वाफ करके, ये सब करके उसको भी नया कर देते थे। तो ऐसे बहुत तरह की चीजें बहुत ही सहज ढंग से हो जाता था। कारखाना घर ही आ जाता था, घर ही कारखाना आ जाता अपने फर्नीचर कुछ बनाना है, दरवाजे बनवाना है, बड़ा ही खुद आके अपने घर पे करके जाते। अब ये देखिए ना, ये सारी चीजें जो है, ये यही बनी चीजें है ना, यही बनी है। ये इसमें ऐसा नहीं है कि ये बड़ा भारी चीजें है, कहीं से आया है। पीछे जो जैसे ये दिख रहे हैं, बड़ी कलात्मक जो गेट बना हुआ, इसमें सुंदर सुंदर ये आकृतियां बनी, ये सब यहीं तो बनी है, सब यहीं बने हुए हैं। ये टेबल यहीं बनी हुई है, ये टेबल इस पे रखे हुए हैं, ये पत्थर के सामान यहाँ आप देखेंगे, इतने सारे जो पत्थर के सामान, यही छोटी टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके कुछ नमूने यहाँ रखे हैं।
सही है ये। तो और दोनों तरह की, एक तो हाँ। ये भी अपने आप में टेक्नोलॉजी है हाँ। और इनको बनाने की भी पद्धति है, वो भी टेक्नोलॉजी है। वो भी टेक्नोलॉजी। ये वो भी तो अपनी ही टाइप एक अपनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। सुंदर से दरवाजे देखे, पास करके देखे। हाँ। अब ये फैक्ट्री में कहाँ बन सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि कस्टमाइज आप जैसा डिजाइन कराना चाह रहे हो। हाँ, देखिए गुरुजी जब इसकी बात करते हैं छोटी टेक्नोलॉजी और बड़ी टेक्नोलॉजी की, तो उसके बहुत ही सेलिएंट कुछ फीचर्स हैं। एक कुछ तो बड़े अपने आप में विशाल हैं उस सेंस में, जैसे ही पहला चीज जो आपने बात बोला कि बड़े कारखाने जो होते हैं वो समाज को नियंत्रित करते हैं, जबकि छोटे कारखाने, छोटी टेक्नोलॉजी, छोटी पद्धतियां जो होती हैं, आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन सिस्टम जो हमारा पूरा है, ये इनको समाज नियंत्रित करता है। आज हम कैसे घरों में रह रहे हैं कौन निर्धारित कर रहा है? सीमेंट कंपनी वाले निर्धारित कर रहे हैं ना। उसमें क्या कमोड लगेगा, कैसे बाथरूम। अब हमको चाहें कि हम अपने हिसाब का कुछ बना लें, बना सकते हैं क्या? जो कमोड मिल रहा है, जो लैट्रिन बाथरूम मिल रही है, जो पॉट्स मिल रहे हैं, हमको उसी में एडजस्ट होना है। जो पाइप मिल रहे हैं हमको उसी में, जिस तरह का नल मिल रहा है, क्या हम अपनी तरह का नल बना सकते हैं क्या? नहीं। कौन निर्धारित कर रहा है? ये सारे हमको किस नंबर के जूते में फिट होना है, ये कौन निर्धारित करता है? किस साइज के जूते बनेंगे, वो निर्धारित करेगा वो कारखाने। तो जब कारखाने बड़े होते हैं तो पूरी तरह समाज को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। कैसे घर बनेंगे? आज हम अपने हिसाब के घर नहीं बना सकते हैं क्योंकि उपलब्ध ही नहीं है सामग्री। आपको सीमेंट, लोहा, गेट, रद्दी, ये सारी चीजों लोन नहीं देगा। यदि हमसे फॉर एग्जांपल एक कच्चे घर के लिए, मिट्टी के घर के लिए लोन लेना चाहें तो बैंक से लोन मिलेगा क्या? कौन निर्धारित कर रहा है? ये कारखाने की किसको कच्चा बोलेंगे, किसको पक्का बोलेंगे? जो मंदिर हमारे पत्थरों के बने हुए मंदिर हजार हजार साल, 1.5 हजार साल हैं, या जो ताजमहल है, या इतने सारे किले जो बने हुए हैं, ये आज की परिभाषा के हिसाब से सब कच्चा मकान कहलाते हैं, क्योंकि इसमें सीमेंट, कंक्रीट, लोहे का उपयोग नहीं हुआ है। पक्का मकान जो है वो कोई, और जबकि ये सारे के सारे 400 साल, 500 साल, 1000 साल, 1.5 साल पुराने हैं। इवन जो जिनको कच्चा घर बोलते हैं, वो भी परंपरागत तरीके से 100-150 साल पुराने तो रहते ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही ये सीमेंट खुद कंपनी वाले लिख के बोलते हैं कि 50-60 साल में ये नहीं चल पाएगी करके। उसके बाद इसकी विधर डबे होना ही है, उसको मटिया मेट होना ही है करके। तो ये जो चीजें हैं, ये कौन निर्धारित कर रहा है? लेकिन उसके बावजूद भी कि कच्चे मकान के घर में रहना है कि पक्के हैं, ये बड़े कारखाने वाले डिसाइड कर रहे हैं। कितने नंबर के जूते हमको पहनने, कितने नंबर के जीन्स में, पैंट में, शर्ट में हमको फिट होना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? उसमें हम अपने हिसाब का कुछ चीज नहीं बना सकते। वही जब जो दर्जी होता है तो आप जाते हैं, अब जैसे ये बंडी है, अब मुझे अपनी बना के अपने हिसाब की, अपने नाप की करना है, तो अब ये मार्केट में क्योंकि बंडी नहीं पहनने देना है उनको, तो मार्केट में ही उपलब्ध नहीं है। और टी शर्ट बोल के है वही चीज, टी शर्ट बोल के उसको 1000 रुपए में बेचते हैं, जो 200-250 में बन सकती है। तो ये जो चीजें हैं, ये बड़ी महत्व की चीज है कि कैसे टेक्नोलॉजी आपको नियंत्रित कर रही है। आज हम पूरे के पूरे, और वही जब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, तो समाज उसको व्यवस्थित करता है। समाज में कितनी चीज चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, ये आपस में मिलकर बैठा के डिस्कस करते हैं कि ये तुम बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। कई बार ऐसे इंसिडेंट आए। दूसरी चीज जो है कि जब ये छोटे कारखाने होते हैं तो आप घर पहुंच ये चीज दे सकते हो। कहीं भी जाके, कहीं भी आके आपको चीजें ले जाना है। अब हमारे यहाँ पे ये लोहार आके इन्होंने ये बनाया, बांस के काम करने वालों ने बांस का बनाया, ये लकड़ी का काम करने वालों ने टेबल्स बनाई, पत्थर का काम करने वालों ने पत्थर के सामान बनाए, यहीं आके। उसके लिए हमको कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं होम डिलीवरी का जो आपने को लगता है कि कॉन्सेप्ट अभी का है, ये तो हमेशा रहा है, हर चीज में रहा है। डोर डिलीवर्ड तो दूर की चीज है, डोर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिजाइन्ड आल्सो। यस। तो पूरा कस्टमाइजेशन जो काम वो चीज होती थी, अपने हिसाब की, अपने दृष्टि की, अपने सब चीजों की, तो ये घर पहुंच आपकी सारी चीजें मुहैया कराते थे। तीसरी बड़ी चीज जो इसमें होती है कि जब ये आज हम देख रहे हैं, जब कारखाने बड़े हो जाते हैं तो समाज एक समान हो जाता है। एक समान दिखने में, उसकी वैल्यू सिस्टम में नहीं होता एक समान। वैल्यू सिस्टम तो वही रहेंगे, लेकिन दिखने में, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए तो हर जगह पे एक तरह के घर, एक तरह की भाषा, एक तरह के कपड़े, एक तरह का रहन सहन, एक तरह का खान पान। पहले नहीं तो ये होता था, आज से 10-20 साल, 25 साल पहले हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए ना कि भारत विविधताओं का देश रहा है, विविधता में एकता। इसमें बहुत निबंध लिखना पढ़ते थे, सब करना पड़ते थे बचपन में। और उसके पीछे के अपन कारण क्या बताते थे कि भारत में विभिन्न तरह की जलवायु है, विभिन्न तरह के कहीं हिमालय है, कहीं समुद्र है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदानी इलाका है, कहीं पठार है। तो उसके कारण जलवायु अलग अलग है और उसके कारण हमारी विविधता है। लेकिन आज
20 साल 30 साल के बाद जो हमने लिखे पढ़े जब थे, उसकी 20 आज भी तो वो चीज़ है। हिमालय अभी भी है, समुद्र अभी भी है, रेगिस्तान भी है, पठार भी है, गंगा मैदानी इलाका भी है, लेकिन क्यों हम एक जैसे हो गए? इसका मतलब जो हम पढ़ रहे थे उसमें कि जलवायु के कारण विविधता, भौगोलिक क्षेत्रों के कारण उसमें विविधता थी, वैसा नहीं है। हमारे कारखानों के कारण विविधता थी। जब ये लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, बंसकार, इस तरह वाले जो लोग हुआ करते थे, कारीगरी होती थी, तब जाके जो घर बनते थे, तब जाके जो कपड़े बनते थे, हर 50-60 किलोमीटर में हमारी हर सारी चीज़ का डिज़ाइन बदल जाता था। घर का डिज़ाइन बदल जाता था, हमारी वेशभूषा बदल जाती थी, हमारे भूषण आभूषण जो पहना करते थे, गहने, उनका डिज़ाइन बदल जाता था, खान पान बदल जाता था, क्या बोलते हैं, भाषा बदल जाती थी। आज पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, यहाँ गुजरात से लेके उड़ीसा तक चले जाइए, बंगाल तक चले जाइए, हर जगह आपको घर मिलेंगे तो वही 2 BHK 3 BHK विला, इसी टर्मिनोलॉजी वाले, डब्बा वाली और इसी टर्मिनोलॉजी वाले। इवन उनका मटेरियल भी वही है। जबकि जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर इतना ठंड में पड़ती है, साउथ में आप जहाँ समुद्रों के किनारे पे हैं वहाँ उतनी ह्यूमिडिटी रहती है, उस सब के बावजूद सब जगह घर बनेंगे तो क्या सीमेंट के। तो इतने बड़े लेवल पे आपकी यूनिफॉर्म विविधता को खत्म किया जा रहा है। और कौन कर रहे हैं खत्म? ये टेक्नोलॉजी आने के कारण। बड़ी टेक्नोलॉजी जो होती है इस तरह, जबकि छोटी टेक्नोलॉजी में आप अपने हिसाब से अपनी जलवायु, अपनी परिस्थिति, वहाँ के रहन सहन, हमारी बनावट, वहाँ के नदी नालों, पानी का जल का स्तर कैसा है, उसकी तासीर कैसी है, पानी की तासीर कैसी है, हवा किस तरह की चलती है, उस तरह के मकान बनते थे, उस तरह के घर बनते थे, उस तरह के खान पान होता था। आज चाउमीन जो है आपको और डोसा जम्मू कश्मीर में मिलेगा, नीचे आपको पराठे मिलेंगे, कोई भी चीज़ का कहीं कुछ नहीं। कश्मीरी पुलाव आप चले जाइए तो आपको बढ़िया बेंगलोर से लेके उसमें कश्मीरी पुलाव नाम की डिश मिलेगी। तो ये पूरी विविधता को जो खत्म कर रहे हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजी के कारण है। तीसरी चौथी चीज़ जो हम लोग महत्व की चीज़ है टेक्नोलॉजी के मामले में, छोटी टेक्नोलॉजी और बड़ी टेक्नोलॉजी में देखने वाली है कि जब टेक्नोलॉजी बड़ी होती है तो ये 4 तरह के खर्चे हमारे बढ़ जाते हैं। खर्चे और कॉन्सेप्ट भी, केवल खर्चे बस नहीं है। और जब टेक्नोलॉजी छोटी होती है तो ये 4 खर्चे नहीं होते। कौन कौन से वो 4 खर्चे हैं? पहला चीज़ तो जो पैकिंग का खर्चा है, दूसरा चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन का, तीसरा चीज़ है एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का, और चौथा चीज़ है टैक्सेशन का। जब हर चीज़ गांव में ही उपलब्ध हो जा रही है, बन जा रही है, तो फिर ये सब की आवश्यकता ही नहीं। आज हमको ये खरीद के लेके आना है कोई भी चीज़, या ये लेके आना है, हमको कोई पैकिंग की जरूरत नहीं होती है, किसी तरह की पैकिंग की जरूरत नहीं। वहीं गांव का कुम्हार, लोहार, सुनार, बढ़ई, बंसकार, जितने सारे लोग होते हैं जो लाए हैं, वहीं से वहीं चीज़ें आपको लेके आने, तो वो तो घर में पहुंचा के वो दे देता है, या आप उसके घर में जाके ले आते हो। तो पूरा का पूरा पैकिंग की जरूरत नहीं होती है। और यही बड़ी टेक्नोलॉजी में अपन देखते हैं आज, तो पैकिंग कितना बड़ा एक इंडस्ट्री बन गई है, ये हम जान रहे हैं। और केवल पैकिंग इंडस्ट्री बस नहीं बन गई, एक पैकिंग इंडस्ट्री बन गई है और उसका खर्चे बढ़ गए हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन उससे बड़ा महत्व की चीज़ है कि आज हम यदि देख रहे हैं जो सॉलिड वेस्ट हमारे पास हो रहा है, पॉल्यूशन है, जो बहुत अच्छी प्रदूषण, जो यदि जो सॉलिड ठोस प्रदूषण जो हो रहा है, ठोस पॉल्यूशन हो रहा है, सबसे बड़ा उसमें योगदान ये पैकिंग मटेरियल्स का है। उसमें भी प्लास्टिक ने आके वो बर्बाद बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी तरह की पैकिंग, जितनी तरह की पैकिंग है, छोटी सी किताब भी मंगवाना है तो आपको पैक करके भेजना है, छोटा साबुन, सोडा ये लेना है, नमकीन लेना है, बिस्कुट लेना है, आप बाजार में जाइए। पहले गाँव में यदि आप देखें, आज से 10-20 साल पहले की बात करो, 20-25 साल, मतलब अभी भी बहुत सारे इलाके में नहीं है, लेकिन 10-20 साल पहले तक भी गाँव में कचरा नाम की चीज़ नहीं होता था। भूरे जरूर होते थे, लेकिन कचरा नहीं होता था। और आज कचरे के ढेर लगे हुए, ढेर के ढेर लगे। और क्या है उनमें? चॉकलेट के रैपर्स, बिस्किट के रैपर्स, साबुन, शैम्पू के पाउच, गुटखे के पाउच, और जितनी तरह की पैकिंग, पोहा आ रहा है 1 किलो का तो पैकिंग में है, सूजी आ रही तो भी पैकिंग में है, कोई भी चीज़ आप उठा के देखिए वो पैकिंग। तो किराने आइटम्स तो हैं ही हैं, तो बाकी जो आइटम्स है वो तो हैं ही हैं कि जब आप कपड़े खरीदने जा रहे हो तो कपड़े भी पैक होके आ रहे हैं, आप बाकी सामान खरीद रहे हैं, IT फाइटी वाली जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होके आ रही हैं। तो ये पैकिंग ना केवल आपके खर्चे बढ़ा रहा है, कॉन्सेप्ट बढ़ा रहा है, बट इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा पॉल्यूशन का जो कारण है वो ही पैकिंग इंडस्ट्री है। सही है। पैकिंग इंडस्ट्री, ठोस पॉल्यूशन जिसको बोला जाता है, उसके लिए पैकिंग इंडस्ट्री है। तो ये बड़ी टेक्नोलॉजी आने मात्र से ये हो जाता है। दूसरा जो बड़ा खर्चा है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। हम जब गांव में ही सारी चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं से आप ले रहे हो, तो ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे कुछ खर्चा नहीं, पैदल घूमते घूमते वो दे जाता है, पैदल घूमते घूमते आप ले आते हो। लेकिन आप जब दिल्ली से कोई चीज़ मंगाना है, बेंगलोर से कोई चीज़ मंगाना है, अहमदाबाद से कोई चीज़ मंगाना है, कहीं से कुछ चीज़ से मंगाना है, अमेजन से मंगा रहे हो, क्योंकि बन कहीं और रहा है, सेंट्रलाइज प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो
ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो एक बढ़ता है, और ना केवल खर्चा बढ़ता है, उसके कारण जो हमारा सबसे बड़ा एयर पॉल्यूशन का जो कारण है आज, ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है। बिल्कुल सही है। तो बड़ी टेक्नोलॉजी, दूसरा जो सबसे बड़ा हैवॉक हमारे ऊपर क्रिएट कर रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के बारे में कर रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज जो नहीं हुआ करती थी, जब आप गांव में ही आप सब कुछ करते थे तो आपको आपका सामान बेचने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता था, कोई आपको मार्केटिंग का जब कोई उसके चीज नहीं ग्राहक होता। फिक्स ही थे कि भाई इन इतने घर से ये लेना लेना ही है। है, इनको लेना ही है, तो फिर मार्केटिंग की कोई सबकी बात ही नहीं कहाँ होती थी। आवश्यकता आ गई। तो ये तीसरा सबसे बड़ा खर्चा जो है, और आज हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट से 8-8 गुना 10-10 गुना तक मार्केटिंग और इसके खर्चे हो रहे हैं, बिल्कुल है। एडवर्टीजमेंट के, विज्ञापन के। विज्ञापन के सबसे बड़ा खर्चा है। और ये विज्ञापन किस तरह से आपको कंट्रोल कर रहे हैं ये भी हम सब जानते हैं। बिल्कुल। कोई भी ड्रिंक जो आप उठा के देख लो, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे क्या परोसा जा रहा है आपको, कितनी सारी चीजों के नाम पे क्या परोसा, साबुन के नाम पे क्या परोसा जा रहा है, बाकी चीजों के खाद्य पदार्थों के नाम पे क्या परोसा जा रहा सही है, है। और केवल विज्ञापनों के माध्यम से। तो आप उसमें कंटेंट पे नहीं जाता है आदमी, वो केवल जो विज्ञापन जो बोला जा रहा है उस पे आप चल रहे हैं कि डीओ लगाओगे तो ये हो जाएगा, पाउडर लगाओगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा। तो 3 बड़े खर्चे और 3 बड़े कॉन्सेप्ट, जिस तरह से ये सारी चीजें अपनी हुई हैं, ये केवल बड़ी टेक्नोलॉजी आने के कारण है, कारखानों वाली जो व्यवस्था है, जबकि हमारे गांव वाली व्यवस्था में बिल्कुल संभव नहीं था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं इस पुस्तक में, इसके बारे में प्रौद्योगिकी के बारे में दिया हुआ है, टेक्नोलॉजी के बारे में दिया हुआ है, जहां हम समझ सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में और समाज में वृहत स्तर पे किस तरह से ये नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा रहा है। चलिए भैया, चलते चलते एक आखिरी बात आपसे, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। जो आपने एक सूत्र जो बताया ना कि जो छोटी टेक्नोलॉजी है उसको समाज व्यवस्थित करता था, समाज चलाता था, और बड़ी टेक्नोलॉजी समाज को चलाती है। मतलब हम उसके नियंत्रण में है अभी, ये हमको नहीं लगता है। तो उसी से ये समझ में आ रहा है कि एक तो बेरोजगारी बहुत फैल, जो आपने बताया बिल्कुल, ना, ये दूसरा एक और जब महत्वपूर्ण चीज सारे इसमें है, कारीगरों को जो काम छीन लिया, कि इतने हमारे कितनी यहाँ आज बेरोजगारी जैसी चीज ही नहीं थी। नहीं थी यहाँ, जब सबका क्योंकि सब एक तो सबके काम धंधे थे, कोई सुनार परंपरागत काम लोहार थे। का नहीं बन सकता था, लोहार कुम्हार नहीं बन सकता था, तो उसके कारण जो चीजें होती थी सबके रोजगार निश्चित थे, और एक कुम्हार दूसरे कुम्हार पे भी कब्जा नहीं कर सकता था। आज तो एक टाटा, एक बिरला, एक अंबानी, और ऐसे हर जगह पे छोटे छोटे, इंदिराना गांव के भी टाटा बिरला अंबानी है ना, हाँ। जबलपुर के भी हर जगह के हैं। सही तो ये एक दूसरे के रोजगार पे कब्जा करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ। तो पूरा बेरोजगारी, और दूसरी और जो चीज हो रही है आर्थिक असमानता। कुछ लोग तो बढ़िया बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ लोग बेरोजगार से नीचे 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 हुए। जबकि पुराने वाले समाज में, जहां जब छोटी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, ये भी नहीं था, आर्थिक असमानता भी नहीं था, अमीरी गरीबी के बीच में भी इतना डिफरेंस नहीं था, और ये लोग मालिक थे, अब इनको मजदूर और नौकर बना दिया है, जो लोग पहले कारखाने के मालिक हुआ करते थे। तो भैया बहुत विस्तार से जानने की आवश्यकता है इस विषय पे। अच्छा है कि परिचय के माध्यम से हमको थोड़ा सा आइडिया तो हुआ होगा। बाकी हम विस्तार से इस किताब पर भी, और जो इसके अंदर दिए गए सूत्र हैं और उनके बारे में है, आपसे आगे चर्चा जारी रखेंगे। और फिलहाल मजबूरीवश हमको यहीं पर विश्राम देना पड़ रहा है। और आगे जो एक और किताब अभी पब्लिश हो चुकी है, उसके बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे दर्शकों के साथ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे।